है तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए जबरदस्त भूकंप के बाद इस वक्त वहां किस तरह के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें 23,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 75,000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तुर्की में जहां 19,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं सीरिया में 3,000 से ज्यादा लोगों ने। भूकंप के चलते तुर्की के अंटाक्या और सनलियूरफा शहर जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। सीरिया के अलेप्पो शहर में भी तबाही का मंजर दिख रहा है। तुर्की में भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है कहरामन मारस। वहां हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह पहुंचे हैं, अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट वहां से उन्होंने भेजी है, उसको देखते हैं। तो उमाशंकर सिंह वहां जो पहुंचे हैं उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तीव्रता का भूकंप 6 फरवरी को आया था और एक के बाद एक बड़े भूकंप 5 भूकंप आए थे। पहला भूकंप 4:15 बजे के आसपास सुबह तड़के आया था 6 फरवरी को, जिसमें कि 7.8 तीव्रता था। उसके बाद की ये तस्वीरें, उसके बाद का आलम हम देख रहे हैं तुर्की में, किस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो नेस्तनाबूद हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। कई सैकड़ों जिंदगियां उन मलबे में अभी भी दबी हुई हैं, उनको निकालने का सिलसिला जारी है। और तुर्की में इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आसमान साफ दिख रहा है, लेकिन वहां जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, -2 डिग्री तक कई जगह पहुंचा हुआ है। बर्फबारी हो रही है, तो राहत और बचाव के काम में भी काफी परेशानियां देखने को आ रही हैं। तो तुर्की में जो राहत और अभियान बचाव का इस वक्त चल रहा है, वहां पर भारत ने भी अपनी टीम भेजी है। आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय टीम, एनडीआरएफ की टीम जो पहुंची है वो लगातार बचाव के काम में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम ने तुर्की सेना के साथ एक संयुक्त अभियान में गाजियानटेप, जो कि एक केंद्र रहा है, वहां पर एक 8 साल की बच्ची को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को जो भूकंप आया था, उसके बाद बच्ची इसके बाद मलबे में यहां पर फंस गई थी। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 2 लोगों को जो है मलबे से निकाला है, सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जबकि मलबे से 13 शव भी बाहर निकाले गए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टीमें पहुंची हुई हैं, क्योंकि 6 फरवरी को ये भूकंप आया था और आज 11 तारीख हो चुकी है। एक के बाद एक दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, जो मलबे में लोग फंसे हैं उनकी कितना चुनौतीपूर्ण है इन राहत कर्मियों को भी उनको बाहर निकालना। एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई जिंदगियों को यहाँ पर बचाया भी गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। और अभी 2 दिन पहले गाजियानटेप में एनडीआरएफ की टीम, भारत की तरफ से यहां से एक टीम भेजी गई है। इसमें बॉम्ब स्क्वाड, यहां पर माफ कीजिएगा, डॉग स्क्वाड जो है, यानी प्रशिक्षित कुत्ते, क्योंकि मलबे में जब लोग फंसे हुए होते हैं उनको सूंघ के किस तरीके से ये कुत्ते बता देते हैं कि अंदर कोई जिंदगी है, उनको बाहर निकालने में मदद मिल रही है। तो एनडीआरएफ की टीम ने एक बच्ची को मलबे से सुरक्षित निकाला। बच्ची को एनडीआरएफ के साथ भेजे गए खोजी कुत्तों की मदद से निकाला गया है। बच्ची को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल भेजा गया और उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। तो इस तरह के जो भूकंप आते हैं और प्रकृति के आगे इंसान कितना बौना है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं बयां करती है। जाहिर सी बात है, राहत में, बचाव में किस तरीके की दिक्कतें हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं। और तुर्की में तैनात एनडीआरएफ के कमांडेंट गुरविंदर सिंह से वहां राहत और बचाव में आ रही चुनौतियों पर बात की हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। सुनते हैं। तुर्की को मदद की दरकार है और भारत एक बड़े मददगार के तौर पे, एक दोस्त के तौर पर सामने आया है। हमारे साथ गुरविंदर सिंह जी हैं जो कमांडेंट हैं एनडीआरएफ में, और यहाँ कैंप जो है वो एनडीआरएफ का कैंप है। यहाँ पे कई तरह की ड्यूटीज़ को अंजाम दिया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ आपको, जब आप ज़मीन पर यहाँ पे आए 3 दिन 4 दिन पहले, तब से लेकर अब तक देखने में आई है, क्या चुनौती सबसे बड़ी है?
एनडीआरएफ की 3 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स जो है वो यहाँ पर रिस्पांस के लिए आई हुई हैं। 2 टीम जो है नूरदागी में है, यहाँ पर हम उस समय खड़े हैं गाजियान्टेप प्रोविंस में, और एक जो हमारी टीम है अंत्याक में खड़ी हुई है। यहाँ पर आने के बाद हमको जो यहाँ की लोकल एजेंसी है अफाद, उन्होंने हमें गाइड किया है। हम लोग इस समय जो यूएन के सेक्टर 4 में डिप्लॉयड हैं, जहाँ पर हमारी 2 टीम्स हैं। इसके अलावा मलेशिया और स्पेन, कतार और बांग्लादेश की टीम्स भी ऑपरेशन कर रही है। बेसिक ऑपरेशन जो हमारा है, जो नूरदागी जो सिटी सेंटर है, जहाँ पर 200 के करीब जो है इमारतें ध्वस्त हो चुकी है जी, तो वहाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने 2 दिन पहले तस्वीर देखी है, एनडीआरएफ जो है नूरदागी से रेस्क्यू ऑपरेशन में वो हिस्सा ले रही थी, और वहाँ जो मलबों को हटाने का काम और लोगों को बचाने की कोशिश करी थी। वो ऑपरेशन क्या था और किस तरह से वो कामयाब रहा? जब यहाँ पर आए हैं तो जहाँ भी लाइव विक्टिम होने की संभावना थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया, हमने वहाँ पर जो अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हम लोग सर्च में फिजिकल सर्च, टेक्निकल सर्च और कैनाइन सर्च करते हैं। तो हमने यहाँ पाया कि जो हमारा जो कैनाइन दस्ता है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। 3 जगह हमें इंडिकेशन मिले जहाँ पर लाइव विक्टिम होने की संभावना है, और फॉर्चुनेटली हमने एक गर्ल चाइल्ड 6 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया है। तो उसको उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर द्वारा हमने हॉस्पिटल भिजवाया है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बिकॉज इतना सारा रबल है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। उनको हटाने के लिए अगर हम हैवी मशीन भी यूज़ करते हैं तो जो लॉस ऑफ लाइफ है वो प्रेशियस लॉस ऑफ लाइफ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जी। तो ये बड़ा पेशेंस का काम है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, पर फिर भी सफलता हासिल हुई है। एक आखिरी सवाल की, एनडीआरएफ जो है वो जानी जाती है जब भी भारत में, अपने देश में कोई भी क्लाइमेटी आती है, कोई भी आपदा आती है, आप वहाँ पहुँचते हैं एक अलग मुल्क में पहुंचकर, एक नई जगह पे जहाँ पे भाषा की दिक्कत है, जहाँ पे लोगों के साथ संवाद की समस्या है, जहाँ पे एक नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है। किस तरह की चुनौती आप लोग उठाते हैं जब इस तरह का असाइनमेंट मिलता है, और ख़ासतौर पे यहाँ क्या चुनौती सामने आई? बिल्कुल ठीक बोला आपने। इनफैक्ट 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि एनडीआरएफ इससे पहले जापान और नेपाल में रिस्पॉन्स कर चुकी है अर्थक्वेक के टाइम पे 2011 और 2015 में, और पर लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। मेरा जो थोड़ा सा यूएन का एक्सपीरियंस है वो काम आया। मुझे पता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में जब हम काम करते हैं तो लैंग्वेज की, कस्टम्स की और बहुत सारी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आती है। तो कभी कभी जो कोऑर्डिनेशन और ये सब अगर हम कम एफिशिएंसी पे भी काम करते हैं, पर लेकिन जो हम एनडीआरएफ की जो बॉडी लैंग्वेज है और एनडीआरएफ का जो जज्बा है वो धीरे धीरे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। हमारे रेस्क्यूअर्स का जो परसिवरेंस है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। इसी का नतीजा है कि इतनी सारी जो यूसा टीम्स हैं, इंटरनेशनल यूसा टीम जो काम कर रही हैं, सफलता सिर्फ स्पेन और इंडिया को ही मिली जी। और एक आखिरी सवाल कि कितना लंबा आप लोग का रहने का प्लान है, या अभी कोई ऐसा तयशुदा समय सीमा नहीं? समय सीमा हमेशा रहती है, बिकॉज जब हम एक टीम लेके निकलते हैं अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को, तो हम जो है बिटवीन 10 to 15 डेज़ के लिए जो है काम करते हैं, बिकॉज उसके बियॉन्ड जो है 8-9 दिन के बियॉन्ड किसी के जिंदा होने की संभावना भी बहुत कम रह जाती है। तो हमारा जो मेजर काम है सेविंग लाइफ एंड बियॉन्ड, तो सेविंग लाइफ हमारा मेन मुद्दा है। तो एक बार संभावना खत्म तो ये वो एनडीआरएफ के जो अफसर और जवान हैं जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे पहुंचकर लोगों को जान बचाने की कोशिश की, उस ऑपरेशन में शामिल हुए। तुर्की को, यहाँ के लोगों को इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत, और ये लोग अपना काम कर 10-12 दिनों में लौट जाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो शुरुआती समय होता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसी में इनकी भूमिका होती है। लेकिन भारत के जो एनडीआरएफ के जवान और अफसर हैं, इन्होंने एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है और यहाँ के लोगों को जान बचाने में मदद की है। नूरदागी से उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
तो सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि सीरिया में भी जबरदस्त तबाही मची है और ड्रोन के जरिए जो तस्वीर ली गई है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें कि सीरिया का जो एलेप्पो शहर है वहां पर आप देखिए किस तरह से यहाँ भी मलबे में तब्दील है। यहाँ पर क्रेन्स लगाई गई हैं, मशीनें लगाई गई हैं ताकि जो मलबा है उनको यहाँ से साफ किया जाए और जो लोग हैं अगर यहाँ फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। तबाही का मंजर यहाँ एलेप्पो शहर में तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कई जगह यहाँ पर मलबे का ढेर साफ तौर पर दिख रहा है। और एक बार तुर्की की फिर से अगर बात करें तो यहाँ राहत के काम में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंटाकिया की। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की में राहत और बचाव के अभियान के लिए अपनी टीमें यहाँ पर भेजी हुई हैं जो लगातार 24 घंटे यहाँ पर काम कर रही हैं। 7 फरवरी से ही ये टीम तुर्की सेना के साथ मिलकर बचाव के काम में लगी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की 3 टीमें गई हुई हैं, एक टीम में 50 सदस्य बताए जा रहे हैं और इस टीम में आपदा से निपटने में माहिर एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा के उपकरण साथ में भेजे गए हैं, डॉग स्क्वाड भेजा गया है, जो कटिंग टूल्स हैं उनको भी साथ में ले जाया गया है ताकि मलबे में जो कई बार सरिये होते हैं, लोहे की चीज़ें होते हैं, उनसे काट कर अगर उनको हटाना है उस मलबे को, उसके अंदर कोई अगर लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए इन साजो सामान की ज़रूरत होती है। वो तमाम साजो सामान के साथ एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर मुस्तैद है। तो 6 फरवरी को भूकंप आया था, उसके बाद लगातार यहाँ राहत के काम में टीमें लगी हुई हैं और मलबे से सुरक्षित बहुत से लोगों को बाहर भी निकाला जा रहा है। अभी भी कल मलबा हटाने के दौरान जब अंदर से किसी की आवाज आई तो उसे सुनने के लिए वहां मौजूद सभी लोग खामोश हो गए। इस मौके पर हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह भी वहां मौजूद थे। देखते हैं। यहाँ पर बीच बीच में बिल्कुल खामोशी छा जाती है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है, सब चुप हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ को पकड़ने के लिए कि कहाँ से, बिल्डिंग के किस हिस्से से है, मलबे में कहाँ से वो आवाज़ आ रही है, इसके लिए वो सुनने के लिए यहाँ पे खामोशी बरती जा रही है। और ऐसा कई बार होता है, सब जो मशीन है वो बंद कर दी जाती है, लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं यहाँ पर ताकि आवाज़ के ज़रिए ट्रेस किया जा सके कि वो बच्चे जो अगर मलबे के अंदर दबे हैं तो वो कहाँ पर हैं। और ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसको कि शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी ऑपरेशन इस तरह से भी यहाँ पर चल रहा है। आपको अगर ऑडियो नहीं आ रहा हो तो शायद इस वजह से, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन हटा लिया गया और अब मशीन जो है फिर से चालू और वहाँ माइक से जो अनाउंसमेंट है वो फिर से हो रहा है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन का एक पार्ट है। सब लोग निस्तब्धता की हालत में आ जाते हैं जब ये कहा जाता है साइलेंस, इनकी अपने लैंग्वेज में, और उसके बाद आवाज़ को ट्रेस करने की कोशिश होती है कि मलबे के भीतर से कहाँ से आवाज़ आ रही है। लोकदाग से उमाशंकर सिंह, NDTV मीडिया। तो आपने यहाँ पर देखा, उमाशंकर सिंह दिखा रहे थे कि यहाँ पर जो राहत और बचाव के काम में जो टीमें लगी हुई हैं उनको कितना संवेदनशीलता से इस काम को निपटाना पड़ रहा है, इस काम को करना पड़ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है अंदर जो मलबे में लोग दबे हुए हैं उनमें इतनी एनर्जी नहीं है, भूखे प्यासे होंगे। 6 फरवरी को भूकंप आया है, तब से वो फंसे हुए हैं, आवाज बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जब भी लगता है कि एक भी जिंदगी अंदर मौजूद है, उनमें आवाज सुनी जा सकती है, ऐसे में साइलेंस जोन घोषित कर दिया जाता है, अनाउंसमेंट होती है और सब खामोश हो जाते हैं और कोशिश होती है उस एक जिंदगी को बाहर निकालने की, बचाने की। बहरहाल ये सिलसिला लगातार जारी है और भारतीय सेना ने यहां पर तुर्की के इस्केंड्रन में एक फील्ड अस्पताल यहां पर शुरू किया है। यहां भूकंप में घायल लोगों का इलाज चल रहा है इस वक्त। इसमें भारतीय सेना में शामिल महिला डॉक्टर भी शामिल हैं। भारत की मदद की तुर्की के लोग भी तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक फोटो भी काफी वायरल हो रहा है
जिसमें कि एक महिला भारतीय सेना की एक महिला जवान को गले लगाते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर पूरी कोशिश है, भारत ने भी अपनी तरफ से मदद भेजी है। ये वो तस्वीर है जहां पर आप देख रहे हैं कि वहां तुर्की के जो लोग हैं, भारत जिस तरीके से पूरे पुरजोर कोशिश कर रहा है हर संभव मदद पहुंचाने के लिए। वहां पे जो जवान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर्स भी पहुंची हुई हैं और पूरी कोशिश है लोगों की मदद करने के लिए। लोग वहां संतुष्ट हैं कि जिस तरह से भारत भी पहुंचा है मदद के लिए और हर संभव मदद कर रहा है। और तुर्की में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पॉल से बातचीत की है उमाशंकर सिंह ने, वो भी सुन लेते हैं। तुर्की में भूकंप ने जिस तरह की तबाही मचाई है, भारत ने मदद का हाथ पहले दिन से ही बढ़ा दिया। ऑपरेशन दोस्त यहाँ पे भारत चला रहा है और खुद उसकी जो देखरेख है वो यहाँ पे भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पॉल कर रहे हैं। वो हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं। सर, किस तरह से हम लोग मदद कर रहे हैं, कितनी खेप यहाँ तक पहुँची है और क्या कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे? ये जानकारी की खबर पहुंची थी, उसके तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री जी ने संवेदना और दुख प्रकट किया था, उसके साथ ये घोषणा भी की थी कि भारत तुर्की की इस मौके पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, भारत हर संभव सहायता करेगा। उसके अंतर्गत अभी तक सहायता के तौर पे 5 C-17 एयरक्राफ्ट तुर्की में आ चुके हैं। जी, इसमें NDRF से सर्च और रेस्क्यू टीम और इंडियन आर्मी की तरफ से एक फील्ड हॉस्पिटल तुर्की में है। जो रेस्क्यू टीम्स हैं, सर्च और रेस्क्यू टीम, वो गाजियान्तेप और हताई प्रोविंस में है, एक्टिवली काम कर रहा है। जी। और इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल हताई प्रोविंस में काम कर रहा है। जी। और फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है। जी। तो जो भी मदद प्रदान की जा रही है उसकी यहाँ पर काफ़ी सराहना है। और ये जो भारत ने इस क्राइसिस के मौके पर जो रिस्पॉन्स किया है, इट्स मच अप्रिशिएटेड। कितनी टीम हमारी है NDRF की, और जो 5 हमारे प्लेन्स आए उसमें कितना मटेरियल आया यहाँ पे लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? जो NDRF की यूनिट्स हैं, सर्च और रेस्क्यू यूनिट्स जो हैं, 101 NDRF के टीम के मेंबर्स आए हैं। और उसके बाद 99 मेंबर एक्सपर्ट मेडिकल टीम इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल के लिए है। और जो तुर्की की रिक्वेस्ट पे जो लास्ट C-17 एयरक्राफ्ट आया था, उसमें एक 51 लोगों का एक टीम आई थी NDRF की, जो कि अभी हताई प्रोविंस में है। जी। और महिला कर्मी भी NDRF की आई है जो पहली बार है, वो किस तरह के काम में जुटी हैं, कैसे मदद करेंगे? जैसे बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, बहुत ही एक्टिवली महिला कर्मी भी अपना योगदान दे रही हैं और ये चीज़ यहाँ देखा जा रहा है और बहुत अप्रिशिएट भी हो रहा है। जी। एक कंसर्न इस बात को लेकर है कि जो भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं, जो भारतीय रहते हैं, उनको लेकर क्या जानकारी है अभी तक? क्या वो भी कोई जद में आए हैं इस भूकंप के, या सभी सकुशल हैं? किस तरह की जानकारी है आपके पास? इस भूकंप के एरिया में बहुत ज़्यादा भारतीय नहीं हैं। हमने जो रिसीव की हैं कॉल्स इंडियंस की अपने दूतावास में, और जो हमने भी रीच आउट किया है इंडियन कम्युनिटी, उसके हिसाब से करीब 125-130 के आसपास लोगों का की जानकारी हमारे पास है। ऐसा कोई हमारे पास सूचना नहीं है किसी कैजुअल्टी की। जी। एक हम देख रहे हैं यहाँ पे NDRF की जो कार है वो लगी हुई है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पे हमने कैंप लगाया है, कितने लोगों को यहाँ पे अकोमोडेट किया गया है, और जितने इस तरह के कैंप लगाए गए हैं उसमें कितने लोग अकोमोडेट? ये जो कैंप आप देख रहे हैं, ये कैंप हमारी जो NDRF की जो टीम है, वो उन लोगों का काम है, और जो उनका एरिया असाइन किया गया है सर्च और रेस्क्यू का, वो इसी के नज़दीक। एक आखिरी सवाल कि यहाँ की सरकार की तरफ से किस तरह की दरख्वास्त, किस तरह का अनुरोध आया है, किस तरह के मटेरियल चाहिए, और उस बाबत हमारी सरकार और ज़्यादा क्या कुछ कर रही है? यहाँ से जो रिक्वेस्ट आई है वो सर्च और रेस्क्यू की रिक्वेस्ट है, मेडिकल रिलीफ की रिक्वेस्ट है,
और कुछ रिलीफ मटीरियल की रिक्वेस्ट हैं। जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उस पर हमारी अथॉरिटीज पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। तुर्की के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने ये कहा कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त पे काम आए, और उन्होंने दोस्त शब्द को इस्तेमाल करते हुए कहा कि एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन वर्ड है तुर्की में भी और भारत में भी। तो क्योंकि आप एक धुरी के तौर पे काम कर रहे हैं इस एक त्रासदी वाले माहौल में, तो क्या एक संवेदना भारत की तरफ से, भारत के लोगों की तरफ से आप कहना चाहेंगे, और किस तरीके से भारत और आगे मदद करेगा, इस पर आपके दोष? ये जो भारतीय असिस्टेंस का इनिशिएटिव है, इसका नाम ही ऑपरेशन दोस्त है। तो ये एक तरह से एक मैनिफेस्टेशन है कि सॉलिडारिटी और दोस्ती का भारत और तुर्की के बीच में। और ये जो सदियों पुराना जो सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट है भारत और तुर्की का, ये उसमें एक बहुत करीब है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये भारत के एम्बेसडर डॉक्टर वीरेंद्र पॉल, जो कि यहाँ खुद निगरानी कर रहे हैं जो कुछ भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन या जो कैंप बनाया गया है उसको लेकर, और भारत की तरफ से ये जो मदद है काफ़ी अहम है टर्की के लिए, खासतौर पे इस त्रासदी के माहौल में। तो तुर्की और सीरिया में किस तरह हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। ऐसे में कहरामन मारश शहर जो कि तुर्की में है, वहां जरूरतमंदों की लंबी एक कतार लगी हुई है। लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए यहां पर परेशान हो रहे हैं। वहां का किस तरह का हाल है इस वक्त, हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह लेके आए आपके लिए रिपोर्ट, देखते हैं। ये भी तुर्की का कहरामन मारश शहर ही है, और यहाँ पे इस तरह से जरूरतमंदों की जो कतार है वो लगी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भूकंप में अपना सब कुछ गंवा दिया है, इनका घर तबाह हो गया है, इनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है, और इनकी जो जिंदगी है वो अब मदद के भरोसे है, और इसलिए यहाँ पे इनकी लंबी कतार है। इन लंबी कतार में महिला, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान सभी हैं। जाहिर सी बात है कि सब जो है वो जरूरत की चीज़ों के लिए पूरी तरह से मदद पे आश्रित हैं, और ये जो मदद है वो लेकर कुछ जो संगठन हैं वो पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को लेकर एक गाड़ी आई हुई है जो इनको खाना प्रोवाइड कर रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की त्रासदी के बाद जीवन कितना मुश्किल हो जाता है, कितना त्रासदपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर खाने की चीज़ों को वितरित किया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा हैं और मदद की जो चीज़ें हैं वो उस तादाद में नहीं हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह यहाँ पर लोगों की जिंदगी चल रही है। दुनिया के देशों से मदद के खेप पहुँच रहे हैं, लेकिन वो जब तक अंतिम व्यक्ति तक जो जरूरतमंद है उन तक पहुँचे उसमें वक्त लग रहा है। और यही वजह है कि जहाँ पे भी आती है लोगों का जमावड़ा काफी ज्यादा नजर आता है। घर तो नहीं है अब बचा, न कोई रसोई है, न ही खाने पीने की कोई चीज। तन पे जो कपड़ा था वही रह गया, बाकी सब कुछ बिल्डिंग के नीचे जमींदोज हो गया। और ऐसे में उन लोगों की जिंदगी जो है बहुत ज्यादा जो मुश्किल भरी हो गई है। और अब यहाँ आसरा सिर्फ इस तरह की मदद का, सरकार की कोशिश जरूर होगी कि पुनर्वसन की व्यवस्था जल्द की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जो है वो लाखों लाख जो लोग हैं वो बेघर बार हो गए हैं। और जैसा कि हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया कि हजारों लोग कार में रहने को मजबूर हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, और ऐसे में खुले आसमान के नीचे वो नहीं रह सकते। तो अलग तरह की जिंदगी यहाँ पे शुरू हो गई है, और अब सब आसरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मदद का आसरा है। ज्यादा से ज्यादा मदद पहुँचे यहाँ के लोगों की उम्मीद है। सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और अलग अलग देश भी मदद भेज रहे हैं। लेकिन एक बार फिर बता दूं कि लोगों की तादाद, भूकंप पीड़ितों की तादाद इतनी ज्यादा है कि मदद जो है वो कम पड़ रही है।